मित्रों, मैं कुमार जसवंत एक बार फिर से आप सभी का उपकार 99 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल और हमने मौर्योत्तर काल में देशी राजवंशों में शुंग, कंड, आंत, सातवाहन और वाकाटक राजवंश और कुछ छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ा। और इसके पश्चात हमने देखा विदेशी राज्यों में भी, तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण राजवंश के बारे में। और आज हमें पढ़ना है मौर्योत्तरकालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और मूर्तिकला और कुछ साहित्य के बारे में। सामाजिक जीवन में जो वैश्य वर्ण था, जो व्यापार में संलिप्त वर्ग था एक, तो उसकी स्थिति में हमें गिरावट देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? तो इस समय होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण और इस विकेंद्रीकरण से होती है व्यापार में भारी गिरावट। आगे की बात करें तो शूद्रों की दशा में, तो शूद्रों की दशा में सुधार होता है, लेकिन ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिलता है। हालांकि पहले से स्थिति बेहतर थी मौर्योत्तर काल में शूद्रों की। क्यों बेहतर थी? तो हम देखते हैं कि इस समय भूमि अनुदान प्रारंभ हो चुका था और भूमि अनुदान का उल्लेख हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। हम पढ़ चुके हैं, नानाघाट अभिलेख सातवाहन के काल का है। तो इससे होता है विखंडीकरण और छोटे छोटे खेतों का निर्माण होगा। और शूद्र वर्ग जो कि मुख्यतः मजदूर वर्ग से संबंधित था, उसको मजदूरी से मिलती है मुक्ति। शूद्रों को मजदूरी से मुक्ति मिलेगी और ये व्यापार में संलिप्त हो जाएगा, और जिससे शूद्रों की स्थिति में कुछ हमें सुधार देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में। इसी क्रम में हम देखें वर्ण संकर जातियों के संबंध में, तो हम देखते हैं कि वर्ण जो है अपने ही वर्ण में विवाह करता था। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने ही वर्ण में विवाह करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय भी अपने वर्ण में विवाह करेगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी थी जिसमें लोग एक वर्ण से दूसरे वर्ण में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, और जिससे हमें संकर जातियों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। हम देखें तो बौद्ध काल में कुल 12 जातियां थी वर्ण संकर, जबकि मौर्योत्तर काल में यही वर्ण संकर जातियों की संख्या बढ़कर हमें 61 देखने को मिलती है। आगे हम बात करें महिलाओं की दशा, तो महिलाएं पुरुषों के अधीन हुआ करती थी। इस समय क्या थी? पुरुषों के अधीन थी। पुरुष तलाक भी दे सकता था महिलाओं को। और इस समय दोस्तों बाल विवाह का तो प्रचलन था। क्या था? बाल विवाह प्रचलित था, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि महिलाओं की दशा में गिरावट थी, या उतनी बेहतर दशाएं नहीं थी महिलाओं की। आगे हम बात करें पहनावा के संबंध में, तो लोग पगड़ी, कुर्ता और भारी लंबे लंबे कोट और बूट बूट और टोपी को पहनते थे। बूट का संबंध यहाँ जूते चप्पल से बूट। एक बार एग्जाम में पूछा गया पनही, दोस्तों पनही, ये आ चुका है क्वेश्चन, पनही या पनही। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्यकालीन भारत में पनही का संबंध किससे है? धोती से है, कुर्ता से है, पगड़ी से है या जूते से? तो जूते से या बूट से। आगे हम देखें मृदभांड, तो मौर्योत्तर काल में हमें लाल रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं, जिसमें फुहारेदार टोटी क्या थी? फुहारेदार टोटी का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। बर्तनों में टोटी भी लगी हुई थी और मुख्यतः लाल रंग के मृदभांड देखने को मिलते हैं, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। दासों की स्थिति के संबंध में देखें तो दासों की स्थिति सुधरी, लेकिन उतनी बेहतर स्थिति नहीं थी, अच्छी दशा नहीं थी दासों की। थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन बेहतर दशाएं नहीं थी। आगे हम बात करें, याद रखेंगे यहाँ पर ना तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की, न दासों की और ना ही शूद्रों की। और इस संबंध में माना जाता है वर्ण संकर जातियों की संख्या भी बढ़ती है। न तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, न दासों और शूद्रों की। जैसे सांप से
मौर्योत्तर काल को अंधकार युग भी कहा जाता है। अंधकार युग। आगे हम बात करें आर्थिक जीवन के संबंध में, तो हम देखते हैं कि आर्थिक तौर पर यह समृद्धि का काल था। कैसा था? आर्थिक तौर पर मौर्योत्तर काल समृद्ध था। हम देखें कृषि के संबंध में, तो इस समय भूमि का अनुदान प्रारंभ हो चुका था, जैसा कि हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। और भूमि जो अनुदान में दी जाती थी, तो उसका एक हिस्सा अनुपजाऊ दिया जाता था। कैसा? तो एक हिस्सा अनुपजाऊ दिया जाता था, और जिसे भूमि प्राप्त हुआ करती थी वह उसको उपजाऊ बनाता था। तो इससे हमें कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और आगे देखें शिल्प उद्योग, तो इस समय वस्त्र इनका प्रमुख उद्योग था मौर्योत्तर काल में। और हमें मथुरा में साटक नाम का वस्त्र भी देखने को मिलता है। पूछा जाए साटक का संबंध किससे है, तो वस्त्र से है। और जबकि करीमनगर और नालकोंडा, यहाँ पर हमें लोहा इस्पात की जानकारी भी प्राप्त होती है। करीमनगर और नालकोंडा दोनों ही आंध्र प्रदेश में हैं। और हमें विदिशा के हस्तशिल्प हस्तदंत शिल्पियों की श्रेणी का उल्लेख भी प्राप्त होता है मौर्योत्तर काल में। तो समझेंगे श्रेष्ठी क्या है। तो श्रेष्ठी होता है शिल्पियों का संगठित समूह होता है, या बोल सकते हैं व्यापारिक समूह था। और श्रेणी के प्रमुख को इस समय महाश्रेष्ठी नाम से पुकारा जाता था। और इस श्रेणी का या बोले व्यापारिक संगठन का स्वयं का प्रतीक चिन्ह भी हुआ करता था। इनके स्वयं के कायदे कानून भी हुआ करते थे। इतना ही नहीं, ये श्रेणी इस खुद के पास सेना भी रखती थी। और श्रेणी के द्वारा जो ब्याज दान में दिया जाता था, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अक्षय निधि। याद रखेंगे, यदि पूछा जाए अक्षय निधि का संबंध है, तो श्रेणी के द्वारा दिया गया ब्याज। तो श्रेणी क्या है? कुछ नहीं है, यह एक व्यापारिक संगठन था उस समय, जिसके खुद के अपने नियम कायदे कानून थे, खुद की मुहर थी, और सेना भी रखा करती थी। और इसके प्रमुख को महाश्रेष्ठी नाम से जाना जाता था मौर्योत्तर काल में। आगे हम देखें वाणिज्य व्यापार। हम देखते हैं कि मानसून की खोज हो चुकी थी मौर्योत्तर काल में। और किसने की? तो हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने की थी। और माना जाता है कि रोम को मौर्योत्तर काल में जो व्यापार हुआ करता था, वह रोम के साथ होता था विदेशी व्यापार में। तो हमें रोम को भारत से क्या क्या चीजें जाया करती थी, तो हाथी दांत, मोती और काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। और एक ग्रीक लेखक है प्लिनी, और जिनकी हमें पुस्तक का नाम मिलता है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है कि रोम से सारा का सारा सोना भारत चला जाता है। तो ये याद रखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की। और प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है कि रोम से भारत में सारा सोना चला तो जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। और यातायात इस संसार के संबंध में देखें, तो हमें एक सड़क का उल्लेख प्राप्त होता है, उत्तरापथ। क्या है? उत्तरापथ, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उत्तरापथ जो कि पाकिस्तान के पेशावर से यह सोनार गांव तक जाती है। सोनार गांव ये बंगाल में है, और पेशावर यह पाकिस्तान में है। समझ सकते हैं कितनी लंबी सड़क थी। तो यह उत्तरापथ था पेशावर से सोनार गांव तक। तो मौर्योत्तर काल में इसका विस्तार किया जाता है बैक्टीरिया तक, मध्य एशिया तक। और तथा इसी सड़क को सिल्क मार्ग से जोड़ दिया जाता है। सिल्क मार्ग था रोम से चीन की ओर जाने वाला मार्ग। तो उत्तरापथ का विस्तार किया जाता है बैक्टीरिया तक, और आगे इसको सिल्क मार्ग से जोड़ा जाता है, जिससे वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी होती है। और माना जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने टैरिफ भी लगा के रखा था सिल्क मार्ग पर। आगे हम देखें बंदरगाह, तो हमें
कुल 24 बंदरगाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पुस्तक किसकी है? तो एक ग्रीक लेखक की है। नाम क्या है ग्रीक लेखक का? तो ये अज्ञात है। तो हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कुल 24 बंदरगाहों का उल्लेख प्राप्त होता है। और वो बंदरगाह कौन से हैं? तो सबसे पहले तो है भड़ोच या बेरी गाजा। इसको भड़ोच नाम से भी जानते हैं और बेरी गाजा भी इसका दूसरा नाम है। ये कहाँ है? तो ये गुजरात से प्राप्त होता है, गुजरात से। जबकि सोपारा और सोपारा को ही कल्याण भी कहीं कहीं पर नाम उल्लेख मिलता है। तो ये बंदरगाह मुख्यतः महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और जबकि अरेकमेडु और अरेकमेडु का ही नाम हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडुके देखने को मिलता है। तो ये पांडिचेरी में है, बोल सकते हैं पांडुचेरी। तो वही मुजरेस ये केरल में है। कहाँ पर है? तो केरल में। और कोरकई ये तमिलनाडु से प्राप्त होता है, तमिलनाडु से। कोरकई थी पांड्य राजवंश की राजधानी। आगे पढ़ेंगे पांड्य राजवंश। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कोरकई। और जबकि मुजरेस चेर राजवंश की राजधानी थी। तो ये थे बंदरगाह और वाणिज्य व्यापार मौर्योत्तर काल में। आगे हम बात करें मौर्योत्तरकालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में। तो हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक शासक या हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। पूछा जाए मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला राजवंश तो इंडो ग्रीक, और यदि शासक पूछे तो मिनांडर। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में सोने का सिक्का या सोने की मुद्राएं जारी करने वाला राजवंश इंडो ग्रीक, और शासक के तौर पर पूछे तो मिनांडर का उल्लेख मिलता है। आगे इन्होंने ही सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के भी जारी किए इंडो ग्रीक शासकों ने। तो इंडो ग्रीक शासकों के संबंध में दो बातें याद रखेंगे मुद्रा व्यवस्था में। इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और लेख युक्त सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। और इंडो ग्रीक शासक स्टेटो दुटी ने भी शीशे का सिक्का जारी किया। हम देखते हैं आगे की सातवाहनों ने सिक्के के सिक्के जारी किए थे, और जबकि स्टेटो दुटी ने भी सिक्के शीशे के जारी किए थे। आगे डेमेटियस ने भी, या बोले डेमेटियस द्वितीय ने द्विभाषा और द्विलिपि युक्त सिक्के जारी किए थे। तो हम इंडो ग्रीक शासकों के संबंध में याद रखेंगे कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला राजवंश तो इंडो ग्रीक, और सबसे पहले लेख युक्त सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों ने ही जारी किए थे। आगे हम देखते हैं कि शकों ने सिक्कों पर सम्मत का भी उत्कीर्ण करवाया, सम्मत को भी उत्कीर्ण करवाया। किसने? तो शकों ने। और जबकि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। कैसे? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के, याद रखेंगे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए इंडो ग्रीक शासकों ने। शासकों में भी तो मिनांडर ने। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के। और कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के भी सिक्के जारी किए थे। और हम देखते हैं तो कुषाणों में सर्वप्रथम सोने का सिक्का बिमखडफिसस नाम के शासक ने जारी किया। और जबकि हुबेस्क और बिमखडफिसस ने चांदी का सिक्का जारी किया। इसका क्या मतलब हुआ कि अन्य शासकों ने चांदी का सिक्का जारी नहीं किया कुषाणों में। कुषाणों में मुख्यतः हुबेस्क और बिमखडफिसस ने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो कुषाणों के संबंध में हम तीन बातें याद रखेंगे कि इन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और सर्वाधिक संख्या में भी इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। और जो कुषाणों में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया तो वह बिमखडफिसस था। जबकि कुषाणों में दो शासक हुए हैं, हुबेस्क और बिमखडफिसस। तो इन दो लोगों ने चांदी का सिक्का जारी किया था। महत्वपूर्ण है। आगे देखें सातवाहन।
तो इन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए, तांबे के और प्रोटीन के सिक्के भी जारी किए थे, तांबे के भी जारी किए, लेकिन इन्होंने चांदी का सिक्का जारी नहीं किया था। आगे हम देखते हैं मूर्ति कला के संबंध में। तो मौर्योत्तर काल में मुख्यतः मूर्ति कला की दो शैलियों का प्रचलन प्रारंभ होता है, एक तो गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। हम देखते हैं कि गांधार शैली, इसको इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, यूनानी रोमन शैली के नाम से भी जाना जाता है। और गांधार शैली का केंद्र था मुख्यतः गांधार, इसी के नाम पर गांधार शैली पड़ा। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं तक्षशिला में। तक्षशिला तक्षशिला को यह तक्षशिला में गांधार शैली का हमें आदर्श रूप दिखाई देता है। आगे हम बात करें तो गांधार शैली में मुख्यतः काले, हरे और नीले रंग के स्लेटी पत्थरों का प्रयोग होता था और इसमें आध्यात्मिकता जो है कम दिखाई देती है, जबकि भौतिकता का पक्ष हमें अधिक दिखाई देता है। और यह मूर्ति कला या गांधार मूर्ति शैली ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी और इसमें भगवान गौतम बुद्ध को यूनानी देवता हैं अपोलो, तो अपोलो की तरह दिखाया गया था। तो गांधार शैली के संबंध में याद रखेंगे मुख्य बातें कि इसमें हरे, काले, नीले, स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग होता था। आध्यात्मिकता का पक्ष कम दिखाई देता है, जबकि भौतिकता का पक्ष हमें अधिक दिखाई देता है। और यह शैली मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी और इसमें भगवान गौतम बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है। आगे हम बात करें मथुरा शैली के संबंध में, तो मथुरा शैली का जो केंद्र था मथुरा ही था और मथुरा के नाम पर ही इस शैली का नाम मथुरा शैली पड़ा। और इस मूर्ति के निर्माण में यहाँ पर होता है बालुआ पत्थर का प्रयोग, या तो बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इस शैली में हमें आध्यात्मिकता अधिक दिखाई देती है। और संभवतः बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो पहली शताब्दी में किया गया था, ये बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हमें इसी मथुरा शैली को जाता है। तो बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण का श्रेय भी हमें मथुरा शैली को जाता है। आगे हम देखें साहित्य, तो हम देखते हैं कि मौर्य काल में कुछ ग्रंथों की भी रचना होती है। एक शासक है हाल सातवाहन शासक हैं, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है गाथा सप्तशती, जो कि प्राकृत भाषा में थी। आगे हम बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने टीका भी लिखा है, पतंजलि ने। और ये पतंजलि कौन है, तो शुंग शासक हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित थे पतंजलि, तो इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है। और आगे कामसूत्र की रचना भी इसी दौरान होती है, किसने की, तो कात्स्यायन ने, कात्स्यायन। और स्वप्न वासवदत्ता की भी रचना होती है मध्योत्तर काल में, किसने की, तो भास ने। और हमें तीन पुस्तकें बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, इसकी रचना अश्वघोष ने की, किसने, तो अश्वघोष ने। तो ये साहित्य के संबंध में याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बातों में हम देखें, तथ्य समझेंगे मौर्योत्तर काल में, तो गजवा शब्द का उल्लेख मिलता है हमें, गजवा शब्दावलियां हैं महत्वपूर्ण। तो गजवा होता मौर्योत्तर काल में राजकोष अधिकारी को कहा जाता था, यह पद हुआ करता था राजकोष अधिकारी का मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में भी कहा, तो कुषाण वंश में, कुषाण काल में यदि पूछा जाए कि मौर्योत्तर काल में गजवा का संबंध किससे है, तो राजकोष अधिकारी से। और हमें एक शब्दावली देखने को मिलती है साटक, पूछा जाए साटक का संबंध किससे है, तो ये मथुरा का सूती वस्त्र हुआ करता था मौर्योत्तर काल में। और कोसा, ये था, कोसा क्या था, तो कोसा का संबंध है हीरे की खान से, जो कि पूर्वी मालवा में थी। और पलोरा का संबंध पूछे तो हाथी दांत हुआ करता था मौर्योत्तर काल में, पलोरा। जबकि अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियों में हमें देखने को मिलता है अभय निधि, क्या है, तो अभय निधि, जो कि भू राजस्व का दान कहलाता था, अभय निधि। और एक शब्द है उदयंत्रिक, उदयंत्रिक पूछा जाए उदयंत्रिक का संबंध किससे है, तो सिंचाई यंत्र का कारीगर हुआ करता था मरुत्तर काल में।
उदयंत्रिक सिंचाई साधनों का कारीगर क्या है? उदयंत्रिक। गंगटोक, तो गंगटोक क्या था मौर्योत्तर काल में? तो याद रखेंगे कि निम्न गंगा के मैदान से एक मलमल प्राप्त होता था, तो उसको गंगटोक कहा जाता था। क्या? तो गंगटोक। जबकि हमें देवकुल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि कनिष्क ने मथुरा में देवकुल की स्थापना करवाई। कहाँ पर? तो मथुरा में। ये है क्या? तो जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मूर्ति की स्थापना की जाती थी मंदिर में। कहाँ पर? तो मंदिर में। तो इसको बोलते थे मौर्योत्तर काल में देवकुल। राजा की मृत्यु के पश्चात उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी। कहाँ पर? तो मंदिर में। ये देवकुल था। हमने देखा कि कनिष्क ने देवकुल की स्थापना मथुरा में करवाई। आगे हम देखें, आज यही समाप्त हुआ मौर्योत्तर काल और कल से हम प्रारंभ करेंगे गुप्त काल के संबंध में। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।